सर मैंने देखा है कई सारे बच्चे ना बहुत जल्दी डिप्रेस हो जाते हैं पढ़ाई को लेकर, पढ़ाई के टेंशन में लेकर, और ऐसे कई केसेस आए कि सुसाइड तक अटेम्प्ट कर चुके हैं। कि हम स्टडी कर रहे हैं, पता चल रहा है कि स्टडी के लिए बाहर पढ़ तो रहे हैं, बाहर रहने आए हैं, कमरा लेके रह रहे हैं, लेकिन आप अपना टाइम स्पेंड कर रहे हैं किसी सोशल मीडिया अपने फ्रेंड्स के साथ, इसलिए ऑनेस्टी बड़ी इंपॉर्टेंट है इसमें। तो जब फोकस अपना शिफ्ट प्रोसेस पर कर लेंगे तो आपको सफलता मिल जाएगी। और सोशल मीडिया से रिलेटेड बहुत बड़े बड़े फ्रॉड्स भी हो रहे हैं, एंड मैंने देखा है कि उनका फिर फेस यूज़ करके एआई से वो न्यूड वीडियोस फोटोज़ बना के उनको ब्लैकमेल करते हैं। क्योंकि अगर आप सपोज करो आप स्टडी कर रहे हैं, कुछ भी अपना काम कर रहे हैं ऑफिस का, अननोन वीडियो कॉल आया, आपने उठा लिया, 1 सेकंड के लिए उठाया, लड़कियां न्यूड होगी, 1 सेकंड के भी आपने जब तक आप समझ पाते वो लोग काटेंगे जब तक, तब तक आपका फोटो स्क्रीनशॉट पर आ चुका है, स्क्रीनशॉट बन चुका है और अब आपको ब्लैकमेल किया जाएगा। इस तरह के फ्रॉड बहुत हो रहे हैं। इन्वेस्टमेंट, क्रिप्टो करेंसी में इन्वेस्ट करना, स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करना। देखिए सबसे इंपॉर्टेंट ये है कि नेशनल साइबर हेल्पलाइन नंबर है 1930। कोई भी साइबर फ्रॉड होता है इमीडिएटली उस पर कंप्लेंट की जाती है। जैसे ही कंप्लेंट होती है उसके बैक एंड में मैकेनिज्म होता है, तुरंत 15 to 20 मिनट्स, मैक्सिमम 30 मिनट्स में वो जिन अकाउंट्स में वो पैसा गया है वो क्या करते हैं, उसको होल्ड करा देते हैं और फ्रीज करा देते हैं। तो बैंक वालों ने बोला कि एक बार ऑफलाइन पुलिस कंप्लेन हुई है, उसकी वजह से लीन हुआ, एक ऑनलाइन एनएचसीपी के पोर्टल से हुई है तो उससे लीन लगा। ये गलत है, दिस इज नॉट द राइट वे। जितना अमाउंट जाएगा उसी का लीन होगा, और वंस अगर वो लीन लगा हुआ है दोबारा लीन नहीं लगेगा। 1930 में ऑटोमेटिक अगर वो अगर इस तरह का बोल रहा है तो वो गलत बोल रहा है, उसका सीनियर अथॉरिटी को से बात करनी होगी। कुछ ऐसे हैं जो आजकल बहुत हो रहे हैं, व्हाट्सएप हैक की घटनाएं हो रही होंगी, आपने देखा होगा। वो ऐसे होते हैं, एपी के जो एंड्रॉइड पैकेटिंग किट होती है, क्या होता है, एक अननोन एपी के फाइल भेजी जाती है, उसको जैसे ही डाउनलोड करते हैं आपका मोबाइल नंबर कॉल फॉरवर्डिंग में चला जाएगा साइबर फ्रॉडस्टर की। वो जैसे ही कॉल फॉरवर्डिंग में जाएगा, साइबर फ्रॉडस्टर उसमें ओटीपी चेंज करके व्हाट्सएप अपने कंट्रोल में ले लेगा। सबसे पहले तो आज हम क्राइम ब्रांच की एक ऐसी दुनिया से ऐसी पर्सनालिटी को हमारे पॉडकास्ट में लाने वाले हैं। साइबर क्राइम से रिलेटेड हम क्वेश्चंस कवर करेंगे, जो क्रिप्टो से रिलेटेड आप सभी के बहुत दिनों से क्वेश्चंस थे कि इतने सारे फ्रॉड्स हो रहे हैं, उनसे कैसे बचे, क्या क्या चीज़ें हो रही है मार्केट में, वो सब के आंसर आपको इस पॉडकास्ट में मिलने वाले। तो सबसे पहले वेलकम करेंगे सर राजेश ददोतिया सर का, जो कि इंदौर के क्राइम ब्रांच के एक महत्वपूर्ण व्यक्ति है और कई सारे केसेस के ऊपर अभी काम भी कर रहे हैं। सर वेलकम सर। थैंक यू। सर सबसे पहले तो मैं आपकी जर्नी के बारे में जानना चाहूँगा कि आप इस फील्ड में कैसे आए। एक्चुअली मैं क्रिकेटर बनना चाहता था, तो क्रिकेट मैंने कोशिश की, फिर नेशनल लेवल तक खेला, फिर उसके बाद फिर धीमे धीमे पढ़ाई की तरफ शिफ्ट हुआ। चूँकि फैमिली कंडीशंस ऐसी होती है कि आपको कैरियर अचीव करना होता है, फाइनेंशियली आपको अपने खर्चे चलाने की ज़रूरत रहती है, कहीं ना कहीं आपको फाइनेंशियल इंडिपेंडेंट होना होता है। तो उस वजह से फिर मैंने तैयारी की थी। मेरी मदर उस समय पीएससी की तैयारी करी थी तो बचपन में मैं तो उनको देखता था, उनकी तैयारी में थोड़ी सी मदद करता था। तो वो आगे चल के फिर यहाँ पर मेरा 3rd अटेम्प्ट में पीएससी में सिलेक्ट हो गया था, स्टेट सर्विसेज में, और 16th रैंक आई थी मेरी। फिर उसके बाद मेरा छोटा भाई भी सिलेक्ट हो गया था, तो वो यूपीएससी में सिलेक्ट हुआ, वो IRS बना और एडिशनल कमिश्नर GST है अभी रायपुर में। तो इस तरह से तैयारी की, मुरैना का रहने वाला हूँ, तो वहीं से स्टडी की थी। स्टडी फिर ग्वालियर आके की और कुछ दिल्ली जाके प्रिपरेशन की, कुछ भोपाल रहा, तो इस तरह तैयारी करके सिलेक्ट हुआ। क्या बात है सर। सर मैंने सुना है यूपीएससी एक बहुत बड़ी डिफ़िकल्ट कह सकते हैं कि फील्ड होती है। एक्चुअली में कोई भी फील्ड डिफ़िकल्ट नहीं होती और कोई भी फील्ड ईजी नहीं होती। ये डिपेंड करता है आपके फोकस पे, आपकी प्रायोरिटी पे, आपने क्या प्रायोरिटाइज किया है लाइफ में, आप किस पर फोकस्ड हैं। आपने प्रायोरिटी अगर करियर को दिया है और फोकस्ड हैं आप करियर में, तो आप अचीव कर लेंगे। सही है। तो डिपेंड करता है आपके फोकस पर कि आप किस पर फोकस्ड है। आप जिस फील्ड में हार्डवर्क करेंगे उस फील्ड में आपको परिणाम मिलेंगे। तो ये नेचर का ही लॉ है, तो उसमें कहीं उसमें कोई भी कन्फ्यूजन नहीं होना चाहिए। देयर इज नो सब्स्टिट्यूट ऑफ हार्डवर्क। हार्डवर्क का कोई सब्स्टिट्यूट नहीं है। आप बेशक स्मार्ट वे में करें पर हार्डवर्क करना होगा, तो फोकस्ड रहना होगा। अगर आप फोकस्ड अपने गोल के प्रति रहते हैं, लॉयल रहते हैं, तो डेफिनेटली विल गेट अचीव योर टारगेट। सर मैंने देखा है कई सारे बच्चे ना बहुत जल्दी डिप्रेस हो जाते हैं पढ़ाई को लेकर, पढ़ाई के टेंशन में लेकर, और ऐसे कई केसेस आए कि सुसाइड तक अटेम्प्ट कर चुके हैं। उनके लिए आपका क्या कहना है? देखिए मैं ये कहना चाहूँगा कि सबसे पहले गोल सेट किया जाए, तो फोकस पहले गोल सेट करने पर। फोकस गोल सेट करने पर इसलिए कि जब आप फोकस्ड होंगे तो अच्छे से सोच पाएंगे, डिसाइड कर पाएंगे कि मुझे ये चाहिए। फिर फोकस गोल सेटिंग से हटाकर प्रोसेस पर। प्रोसेस इज हार्डवर्क, सिंसियरिटी, लेबर, डिसिप्लिन लाइफ, डेडिकेशन, तो ये, और ऑनेस्टी इसलिए कहूँगा कि हम स्टडी कर रहे हैं, पता चल रहा है कि स्टडी के लिए बाहर पढ़ तो रहे हैं, बाहर रहने आए हैं, कमरा लेके रह रहे हैं,
लेकिन आप अपना टाइम स्पेंड कर रहे हैं किसी सोशल मीडिया अपने फ्रेंड्स के साथ, तो इसलिए ऑनेस्टी बड़ी इंपॉर्टेंट है इसमें। तो जब फोकस अपना शिफ्ट प्रोसेस पर कर लेंगे तो आपको सफलता मिल जाएगी। पर अगर आपने फोकस गोल पर ही रखा, गोल सेट करने के बाद गोल पर ही रखा, तो आप सफल नहीं हो पाएंगे। आप सोचते रहेंगे बस मैं सक्सेस मिलने वाली है और मिलेगी और डिसअपॉइंट होंगे, क्योंकि आपने फोकस सक्सेस गोल पर रख लिया है। फोकस आपको प्रोसेस पर रखना होगा, आपको हार्डवर्क करना होगा, आपको मेहनत करनी होगी। जो एलिजिबिलिटी चाहिए एक उस बनने के लिए, वो एलिजिबिलिटी आपको वो कंडीशंस पूरी करनी होगी। ये बहुत छोटी सी बात है। और तो मेरा ये कहना है कि जो लोग डिसअपॉइंटेड होते हैं वो कहीं ना कहीं डिस्ट्रैक्ट है, कहीं ना कहीं फोकस्ड नहीं है, प्रायोरिटी उनकी कहीं ना कहीं तय नहीं है, कहीं ना कहीं दो नावों में सवार हैं और कहीं ना कहीं दूसरी चीज़ों से प्रभावित हो रहे हैं। फोकस वर्ड मैं इसलिए इस्तेमाल कर रहा हूँ कि सारी चीज़ें छोड़कर फोकस्ड ऑन वन टारगेट, फोकस्ड ऑन वन गोल, एंड आफ्टर सेटिंग द गोल फोकस्ड ऑन द प्रोसेस। प्रोसेस में हार्डवर्क करनी है, मेहनत करनी है, क्योंकि गोल्स आर टेम्परेरी, प्रोसेस आर परमानेंट। एग्जैक्टली। तो ऑलवेज फोकस ऑन द प्रोसेस। एक चीज़ में लगो लेकिन उसको फोड़ दो पूरी तरीके से। Yes. सर आपने एक सोशल मीडिया का जिक्र किया है कि सोशल मीडिया पे बच्चे टाइम वेस्ट करते हैं, या कह सकते हैं कि पढ़ाई तो कर रहे हैं कहीं रूम लेकर, लेकिन सोशल मीडिया पे बहुत ज़्यादा एक्टिवली कुछ ना कुछ करते रहते हैं, और सोशल मीडिया से रिलेटेड बहुत बड़े बड़े फ्रॉड्स भी हो रहे हैं। तो ऐसे यंगस्टर्स आजकल देखा होगा, उनको एक अननोन तरीके से सोशल मीडिया पर वीडियो कॉल आता है, वो उठा लेते हैं और उनका एक फेस रिकॉर्ड हो जाता है, एंड मैंने देखा है कि उनका फिर फेस यूज़ करके AI से वो न्यूड वीडियोज़ फोटोज़ बना के उनको ब्लैकमेल करते हैं। तो इसका क्या सॉल्यूशन है और इसके ऊपर क्या किया जा रहा है सर? देखिए, ये जो फ्रॉड है, इसमें फ्रॉड में एक्चुअली क्या होता है, अननोन सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म से या व्हाट्सअप से हाई का मैसेज आता है। एक अननोन DP होती है जिसमें लड़की होती है, अननोन नंबर से प्रोफाइल अननोन होती है उस व्यक्ति के लिए, लेकिन उसमें एक सुंदर सी लड़की होती है। तो कुछ लोग उस पर हेलो हाय ऐसा करते रहते हैं, बात करते रहते हैं। फिर लड़की वीडियो कॉल करती है। वीडियो कॉल करते समय जब वीडियो कॉल करती है तो वो न्यूड होती है। जब न्यूड होती है तो वो चूँकि वीडियो चल रहा है, वो रिकॉर्डिंग चल रही होती है और 3-4-5 मिनट तक वो वीडियो कॉल चलता है और उसके बाद कट जाता है वीडियो कॉल। और चूँकि लड़की यहाँ कॉर्नर में न्यूड है, इस पूरी स्क्रीन पर आप हो, आपका वीडियो बन रहा है। तो इस तरह वीडियो बनता है और उसके बाद फिर उसको ये बोला जाता है, अगर आप चाहते हैं कि इस वीडियो को मैं सोशल मीडिया पर वायरल नहीं करूं, तो एक अकाउंट नंबर भेजा है, उसमें आप पैसे जमा कर दीजिए। इस फ्रॉड को बोलते हैं सेक्सटॉर्शन और न्यूड वीडियो कॉल। तो इसमें कई लोग सुसाइड भी कर लेते हैं, क्योंकि समझ नहीं पाते कि फ्रॉड है, ये टोटल फ्रॉड होता है। तो इससे बचने के लिए बड़ी एक सिंपल सी एक गाइडलाइन है, नेवर रिसीव एनी अननोन वीडियो कॉल। कभी भी अननोन वीडियो कॉल को रिसीव नहीं करें, क्योंकि अगर आप सपोज करो आप स्टडी कर रहे हैं, कुछ भी अपना काम कर रहे हैं ऑफिस का, अननोन वीडियो कॉल आया, आपने उठा लिया, 1 सेकंड के लिए उठाया, लड़की या न्यूड होगी, 1 सेकंड के भी आपने जब तक आप समझ पाते काटेंगे जब तक, तब तक आपका फोटो स्क्रीनशॉट पर आ चुका है, स्क्रीनशॉट बन चुका है और अब आपको ब्लैकमेल किया जाएगा। तो दैट इज द पॉइंट। और ये मुझे लगता है सिर्फ ज़्यादातर यंगस्टर्स के साथ ज़्यादा सभी के साथ होता है। इसमें 50 प्लस के लोग ज़्यादा हैं इसमें। जो मैंने एक गैंग पकड़ा था, 50 प्लस के लोग ज़्यादा थे। तो सर आपके हिसाब से कितना ये लोग रेवेन्यू बना रहे होंगे इस तरीके के स्कैम करके? 2024 में 20,000 करोड़ रुपए से अधिक विक्टिम ने इंडिया में लूज किया है I4C के डाटा के। बाप रे मतलब ये तो एक कोई अच्छी कंपनी, स्टार्टअप और बड़ी बड़ी कंपनी का भी रेवेन्यू नहीं होता है। ये पैरेलल इकोनॉमी टाइप है ये। और आप ये मान के चलिए एक बिजनेस ही है और ऑर्गेनाइज तरीके से क्राइम हो रहा है। इट्स क्राइम नॉट लाइक दैट कि 4 लड़के कर रहे हैं, 6 लड़के कर रहे हैं। पूरा ऑर्गेनाइज है। एक गैंग में आपको 40 to 50 लोग मिलेंगे, उसमें अलग अलग सबके वर्क डिवाइडेड है। अच्छा सर, ऐसा कोई आपके जर्नी में कोई ऐसा केस रहा हो जो बहुत इमोशनली आपसे कनेक्टेड हो और वो साइबर क्राइम से रिलेटेड रहा हो और उसकी फैमिली को बहुत इम्पैक्ट किया हो? मैं कई ऐसे केसेज हैं। जैसे एक केसेज तो इंदौर का ही है। एक लड़की थी, उसको कैंसर था और IT सेक्टर में काम करती थी, कैंसर था, बाहर काम करती थी, तो इंदौर आई। तो उसके पेरेंट्स ने उसकी मदद की। लड़की काफ़ी बहादुर थी, तो कैंसर से लड़ी। पेरेंट्स ने पिता ने पूरा पैसा खर्च किया और कैंसर से उसने रिकवर किया। रिकवर के बाद उसको लगा कि मुझे अपने पिता की मदद करनी होगी, इतना पैसा खर्च किया है। तो उसने लोन लिया, अपने फ्रेंड से पैसा लिया और क्रिप्टो करेंसी में इन्वेस्ट कर दिया। और वो कंपनी जो थी वो फर्जी थी, वो वेबसाइट फर्जी थी और वो 32 लाख उसके डूब गए। तब वो मेरे पास आई थी। तो बड़ा इमोशनल केस था। उसमें मैंने FIR कराई। हालांकि कुछ अकाउंट होल्डर पकड़े गए हैं। बट द पॉइंट हियर इज दैट इस तरह के फ्रॉड बहुत हो रहे हैं। इन्वेस्टमेंट, क्रिप्टो करेंसी में इन्वेस्ट करना, स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करना, विदाउट नोइंग द फैक्ट दैट क्या वो वेबसाइट ओरिजिनल है
क्या वो वेबसाइट फिशिंग तो नहीं है, Exactly. उसकी ऑथेंटिसिटी वेबसाइट की चेक किए बिना ये लोग ऐसा करते हैं। इस तरह का फ्रॉड सबसे ज़्यादा हो रहा है। I4C के अनुसार सबसे ज़्यादा जो पैसा विक्टिम ने लूज किया है वो इन्वेस्टमेंट फ्रॉड, क्रिप्टो करेंसी में इन्वेस्ट करना, स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करना। स्टॉक मार्केट और क्रिप्टो करेंसी में इसलिए कह रहा हूँ, इंपॉर्टेंट ये नहीं है कि वो मार्केट अप एंड डाउन हुआ है, इंपॉर्टेंट ये नहीं है क्रिप्टो करेंसी का मार्केट अप डाउन हुआ है, बिटकॉइन या USD। इंपॉर्टेंट ये है कि वो कंपनी नहीं है, आपने इन्वेस्ट ही नहीं किया है, वो कंपनियां ही नहीं, फेक कंपनियां चल रही हैं। जैसे फॉर एग्जांपल दलजीत दोसांझ के टिकट ऑनलाइन अवेलेबल, अब चूंकि सब जैसे ही ऑनलाइन होता है 1 घंटे 2 घंटे में सब क्लियर हो जाता है, उसके बाद लोग फिर कहीं से जुगाड़ करें। कहाँ मिलते हैं तो टेलीग्राम में आपको सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे आएंगे दलजीत दोसांझ टिकट अवेलेबल, कॉन्टैक्ट ऑन दिस, या फिर टेलीग्राम ग्रुप में कई इस तरह के मैसेज आते हैं, पेपर लीक, पेपर अवेलेबल 10th क्लास 12th क्लास, कॉल दिस नंबर। आप नंबर पर कॉल करते हैं, पैसा जमा करा लेता है और कुछ उसके पास तो होते नहीं है, तो फ्रॉड हो जाता है। तो दैट इज द पॉइंट। राइट सर, जैसे आपने टेलीग्राम का जिक्र किया, टेलीग्राम मुझे लगता है कि बहुत बड़े काम टेलीग्राम पे ही हो रहे हैं। टेलीग्राम इज द हब, जो मैं देखता हूँ टेलीग्राम हब बन चुका है। चाहे अकाउंट मूल अकाउंट्स को रेंट पर लेने की बात हो, कमीशंस पर लेने की बात हो, चाहे वो कोई सिम जो कोई नंबर लेने की बात, सिम लेने की बात हो, चाहे कोई जितने भी जो फ्रॉड होते हैं बेसिकली उसका पूरा हब बन चुका है टेलीग्राम चैनल। तो सर इसके ऊपर कुछ इंडियन गवर्नमेंट कुछ एक्शन ले रही है? कर रही है। इसमें कई चीज़ें हम ब्लॉक भी कराते हैं, कई ग्रुप्स में भी टास्क होते हैं, लेकिन अल्टीमेटली कई आइडेंटिफाइड हैं, कई अनआइडेंटिफाइड नहीं है। कई लोग बिहाइंड द कर्टेन ये काम करते हैं, बट दे आर डूइंग। सर जैसे क्रिप्टो करेंसी का अपने बारे में बताया, ऐसे बहुत सारे केसेस क्रिप्टो करेंसी के जिसमें P2P के माध्यम से पैसा किसी को देते हैं और उसके बदले में क्रिप्टो लोग रिसीव कर लेते हैं। बट जब क्रिप्टो रिसीव करने का जो पैसा दिया है उसके 1 महीने बाद वो बैंक में लीन हो जाता है, तो वो लीन का कैसे सॉल्यूशन ले सकते हैं कोई? देखिए सबसे इंपॉर्टेंट ये है कि नेशनल साइबर हेल्पलाइन नंबर है 1930। कोई भी साइबर फ्रॉड होता है इमीडिएटली उसमें कंप्लेंट की जाती है। जैसे ही कंप्लेंट होती है उसके बैकएंड में मैकेनिज्म होता है, तुरंत 15 to 20 मिनट्स मैक्सिमम 30 मिनट्स में वो जिन अकाउंट्स में वो पैसा गया है वो क्या करते हैं, उसको होल्ड करा देते हैं और फ्रीज करा देते हैं। और अगर वो पैसा कैश निकल गया सर? हाँ बता रहा हूँ ना, जैसे कि अभी सबसे पहले आपने अकाउंट किया, अकाउंट से इस अकाउंट में पैसा गया, इस अकाउंट से इस अकाउंट में पैसा गया, और इस अकाउंट से आपके अकाउंट में पैसा गया, आपसे क्रिप्टो करेंसी खरीद ली उससे, तो आपके अकाउंट में आप तो ये मान के चल रहे हैं वो क्रिप्टो करेंसी का वो पेमेंट कर रहा है, वो कैश दे रहा है, मैं क्रिप्टो करेंसी इसको सेल कर रहा हूँ, लेकिन वो एक्चुअली में 1930 से होल्ड किया हुआ है। तो ये पैसा आपके अकाउंट में आया है तो आपका अकाउंट ब्लॉक हो जाएगा। तो दैट इज द पॉइंट। तो आपको ये प्रूव करना पड़ेगा, जहाँ से भी आपका लीन लगा है वहाँ आपको डॉक्यूमेंट्स भेजने होंगे और ये बताना होगा कि ये प्रॉपर चैनल से मेरे द्वारा इनको क्रिप्टो करेंसी सेल की गई थी, क्रिप्टो करेंसी इनको सेल इन्होंने बाय की थी और मुझे उसका पेमेंट आया है। तो दिस इज चूंकि ऑटोमेटिक मैकेनिज्म, दैट्स वाई अगर आपके में लीन लगा है तो यू आर वेरी फॉर्चुनेट, क्योंकि कई लोगों के तो ब्लॉक हो जाते हैं, फ्रीज हो जाते हैं, तो वो बेचारे परेशान होते रहते हैं, बट एटलीस्ट लीन है तो आपकी एक्टिविटी अफेक्टेड नहीं हो रही है, बट आपका वो पैसा जरूर चला गया जो क्रिप्टो करेंसी में आपने दिया है। तो ऑलवेज ये हमेशा प्रॉब्लम रहती है। तो कोशिश करें कि जो व्यक्ति आपके साथ ले रहा है उसके साथ आप कहीं ना कहीं कुछ सावधानियां तो बरते लेते होंगे। उसका आधार कार्ड लाइक उसके आधार कार्ड किस अकाउंट नंबर से वो पैसे ट्रांसफर कर रहा है, ये कहीं ना कहीं अगर वो अपने अकाउंट से ट्रांसफर कर दैट इट फाइन, बट अगर दूसरे अकाउंट से ट्रांसफर कर रहा है तो मान के चलिए इट्स अ मैटर ऑफ टाइम, वो लीन लगने वाला है, जैसे उसकी रिपोर्ट होगी तो फ्रीज होने वाला है। सो ऑलवेज इंश्योर कि हम जिनको दे रहे हैं वो ऑथेंटिक वो ऑथेंटिक कोई व्यक्ति है या नहीं। वो राजेश के नाम से आपसे खरीद रहा है और अकाउंट से पैसा आ रहा है रमेश के नाम से, तो रमेश के नाम से पैसा क्यों आ रहा है? जब मैं खरीद रहा हूं तो मेरे अकाउंट से आना चाहिए ना। सो दैट इज द पॉइंट। ओके सर, इसी केस के ऊपर एक हमारा पर्सनल रिसर्च रहा है और एक केस हमें आइडेंटिफाई हुआ है जिसमें क्या हुआ है कि एक किसी ए ने बी को ट्रांसफ़र किया क्रिप्टो और उसने 3 to 4 टाइम्स पेमेंट टुकड़े में रिसीव कर लिया। 1 महीने बाद फ्रीज हो गया, लेकिन वही अमाउंट सेकंड टाइम फिर से लीन लग गया, मतलब एक 39,902 रुपीज़ लीन हुआ जो कि क्रिप्टो के अगेंस्ट में लिया था। उसके बाद वही अमाउंट को सेकंड टाइम फिर से लीन लगाया गया और जब बैंक के पास वो व्यक्ति गया कि 2 बार लीन क्यों लगाया एक अमाउंट पे, तो बैंक वालों ने बोला कि एक बार ऑफलाइन पुलिस कंप्लेन हुई है उसकी वजह से लीन हुआ, एक ऑनलाइन NHCP के पोर्टल से हुई है तो उससे लीन लगा। ये गलत है, वो दिस इज नॉट द वे, दिस इज नॉट द राइट वे। जितना अमाउंट जाएगा उसी का लीन होगा और वंस अगर वो लीन लगा हुआ है दोबारा लीन नहीं लगेगा।
Right. 1930 में ऑटोमेटिक अगर इस तरह का बोल रहा है तो वो गलत बोल रहा है, उसका सीनियर अथॉरिटी को से बात करनी होगी आपको। ओके ओके ठीक है सर। एक तो ये चीज़ होगी, क्रिप्टो में और भी चीज़ें हो रही है सर, जैसे बाइनेंस का बहुत बड़ी एप्लीकेशन, और मुझे लगता है इंडिया में हर यूज़र बाइनेंस पे अपना इन्वेस्टमेंट कर रहा है। कितना सेफ है बाइनेंस एप्लीकेशन सर? देखिए, बाइनेंस ऐप के जरिए अभी कई केसेज में हमारे यहाँ क्रिप्टो करेंसी जो बाइनेंस ऐप के जरिए USD डॉलर्स और आपके ये बिटकॉइन, हाँ ये पूरा साइबर फ्रॉडस्टर्स के कुछ केसेज में, डिजिटल अरेस्ट केस, इन्वेस्टमेंट फ्रॉड में वो पैसा बाइनेंस ऐप के जरिए क्रिप्टो करेंसी में कन्वर्ट करके और बाहर की कंट्री में भेज दिया है। देखिए, सेफ भी है और अनसेफ भी है। हाँ बेसिकली सेफ इसलिए है कि कहीं कोई बाइनेंस ऐप का, क्योंकि एक बॉडी है, एक अथॉरिटी है, तो सेफ है। लेकिन अगर वही पैसा अगर फ्रॉडस्टर का वो पैसा होगा, हाँ अगर आपके अकाउंट से आपने पैसा वो आया, अकाउंट से जो पैसा फ्रॉड का आया, तो उसके आपके अकाउंट में वो ब्लॉक लीन लग जाएगा, वो अकाउंट फ्री हो जाएगा। तो ये थोड़ा सा आपके लिए डाइसी रहेगा। तो ये सब चीज़ें ट्रांजिशन फेज में है। और फिर उसके बाद कहीं ना कहीं ब्लॉकचेन होता है, ब्लॉकचेन के माध्यम से हम लोग उस ट्रैक तक पहुंचते हैं कि कहाँ से कैसे कन्वर्ट हुआ। बट अल्टीमेटली ये थोड़ा सा देखभाल के वेरीफाइड करने के बाद ही हमें इसमें इन प्लेटफॉर्म पर आगे बढ़ना चाहिए। सर, मार्केट में ऐसी ऑर्गेनाइजेशन जो अंगड़ियाँ चलाती है, पहले ये कैश के थ्रू माध्यम से अपना ट्रांसफ़र करती थी, बट अब ये लोग क्रिप्टो के माध्यम से ट्रांसफ़र कर रहे हैं। तो क्या ये ऐसे कुछ केसेस आइडेंटिफाई हुए हैं? अभी इस तरह के केसेज क्राइम ब्रांच में नहीं आए हैं। क्रिप्टो करेंसी इन्वेस्टमेंट इन क्रिप्टो करेंसी जरूर आए हैं, बट इस तरह के केसेज अभी नहीं आए। ओके सर, एक फिशिंग करके टेक्निक होती है साइबर सिक्योरिटी में, जिसमें आपको एक ओरिजिनल पेज जो होता है उसके जस्ट क्लोन होता है और उसको सामने यूज़र को दिखाकर उसकी क्रेडेंशियल्स ले लिया जाता है। तो ऐसे कोई केसेस अपने पास आए हो जिसका एक्शन और रिजल्ट मिला हो कुछ? देखिए, फिशिंग में क्या होता है, आपको कोई मेल भेज दिया, कोई भी ऐसा, मतलब मैं आपको बताता हूँ किस तरीके से आपके मोबाइल को आपका ये क्वेश्चन है कि मोबाइल को कैसे कंप्रोमाइज़ किया जाता है। हाँ राइट। देखिए, इसमें नंबर 1 तो ये है कि एक अननोन लिंक होती है। लिंक के माध्यम से किसी फ्रॉडस्टर ने फिशिंग करने के लिए कोई लिंक भेज दिया या मेल भेज दिया। आपने लिंक को अगर क्लिक किया तो आपके मोबाइल में स्क्रीन शेयरिंग ऐप डाउनलोड हो जाएंगे, तो स्क्रीन पर जो आपके आ रहा होगा उसमें बिना OTP शेयर किए हुए वो OTP ट्रैक हो जाएगा। दूसरा, कुछ ऐप ऐसे आते हैं जिनमें कि आप अगर ऑटोमेटिकली उनको डाउनलोड करोगे तो टर्म्स एंड कंडीशन में लिखा रहता है कि मोबाइल गैलरी, मीडिया गैलरी और आपका जो कॉन्टैक्ट लिस्ट है, SMS, ये आपकी ऑलरेडी कंप्रोमाइज हो जाएगी। कुछ लिंक्स ऐसी होती हैं जिनमें न केवल स्क्रीन शेयरिंग ऐप है जैसे एनीडेस्क क्विक सपोर्ट, इसके अलावा कुछ ऐसी लिंक्स होती है जिसमें आपकी मीडिया गैलरी और कॉन्टैक्ट लिस्ट कंप्रोमाइज हो जाती है। कुछ ऐसे हैं जो आजकल बहुत हो रहे हैं, व्हाट्सएप हैक की घटनाएं हो रही होंगी, आपने देखा होगा, लोगों के ग्रुप में व्हाट्सएप ग्रुप में हो रहे हैं। वो ऐसे होते हैं, APK जो एंड्रॉइड पैकेटिंग किट होती है, क्या होता है, एक अननोन APK फाइल भेजी जाती है, उसको जैसे ही डाउनलोड करते हैं आपका मोबाइल नंबर कॉल फॉरवर्डिंग में चला जाएगा साइबर फ्रॉडस्टर के, और जैसे ही कॉल फॉरवर्डिंग में जाएगा साइबर फ्रॉडस्टर उसमें OTP चेंज करके व्हाट्सएप अपने कंट्रोल में ले लेगा। तो उस ग्रुप में जितने भी लोग होंगे उनको भी वो APK फाइल भेजेगा। पर चूंकि अब APK फाइल आपके मोबाइल से आपके पत्नी के पास आ रही है या आपकी सिस्टर के पास आ रही है या आपके भाई के पास आ रही है, तो आप उसको ऑटोमेटिकली डाउनलोड करेंगे तो उनका भी हैक हो जाएगा। इस फ्रॉड से बचने के लिए नंबर 1, अननोन लिंक को कभी क्लिक नहीं करना है। नंबर 2, APK फाइल अननोन नंबर से, अगर अननोन APK फाइल हो गई है तो उसको डाउनलोड नहीं करना, नंबर 1। नंबर 2, नॉन नंबर से अगर अननोन APK फाइल आई है तो उसको कॉल करके पूछना है कि भाई तेरा मोबाइल तो हैक नहीं हो गया, तूने क्या भेजा है, तो तुरंत वो बता देगा मोबाइल हैक हो गया है। अगर उसका कॉल नहीं लगे तो ये मान के चलिए कॉल फॉरवर्डिंग में चला गया है, मोबाइल हैक हो गया, व्हाट्सएप पे ही मैसेज करेगा, आई एम बिजी प्लीज, मुझे अभी गिव मी 1 लाख रुपीज, अभी ये हो गया है, मुझे अभी इमीडिएट जरूरत है और मैं भी कॉल नहीं उठा सकता, मैं हॉस्पिटल में हूँ। अब तुमने अगर अपनी सिस्टर को किया तो उसके बाद क्या होगा, वो उनका भी हैक हो जाएगा। हैक हो जाएगा, या फिर पैसे डायरेक्ट मांग लिए, फाइल ही नहीं भेजी, सीधे मैसेज भेज दिया, जो भी सिस्टर का नाम हो, यार वो सुनो मुझे अभी जरूरत है, मैं हॉस्पिटल में हूँ, फोन नहीं उठा पाऊंगा, कॉल मत लगाना, फटाफट अकाउंट नंबर भेज रहा हूँ, इसमें अकाउंट में पैसे ट्रांसफर कर दो। तो चूंकि मेरे भाई से मेरे पास आया है मैसेज अर्जेंट, राजेश मैं फटाफट इसमें भेज, और मैं अभी फोन नहीं उठा पाऊंगा, तो मुझे लगा कुछ अर्जेंट होगा, बट ऑलवेज वेरीफाइड। अगर उनको नहीं उठा पाएंगे तो उनके मित्र को लगाओ, उनके साथ में कौन गया है उनको लगाओ। ऑलवेज फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन जब भी करें आप ऑनलाइन, ऑलवेज वेरीफाइड। जिस तरह हमारे व्हाट्सएप होते हैं, हमारे जीमेल अकाउंट होता है, या फिर हमारा जो बैंक अकाउंट होता है, हम जिस तरह 2 स्टेप वेरिफिकेशन करते हैं, मल्टी फैक्टर वेरिफिकेशन करते हैं, उसी तरह फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन करने से पहले मल्टी फैक्टर वेरिफिकेशन किया जाए। ओके
सर साइबर क्राइम और क्राइम ब्रांच कई सारी ऐसी एक्टिविटीज़ करी ताकि लोगों को अवेयर हो कि ये इस तरीके के फ्रॉड से बचें। आपको क्या लगता है सर कि एक सिटी में एक पूरी तरीके से अवेयर करने में कितना समय और कितना खर्चा लगता है? सबसे इम्पोर्टेंट ये है कि क्राइम ब्रांच जो है वो ऑर्गेनाइज क्राइम के अगेंस्ट काम करती है। साइबर क्राइम इसका मात्र एक पार्ट है। चूंकि मेरे अंदर पैशन है, मुझे लगता है कि अवेयरनेस क्रिएट की जानी चाहिए, क्योंकि साइबर क्राइम से बचने का केवल एक ही तरीका है, अवेयरनेस, जागरूकता ही बचाव है। अगर आप जागरूक रहेंगे तभी अपना बचाव कर पाएंगे। तो उसमें हम लोग लगातार ऑर्गेनाइज क्राइम, और चूंकि ऑर्गेनाइज क्राइम में भी आता है तो मैं और पैशन से कर रहा हूँ इस काम को। तो अवेयरनेस का ही रोल है। उसका मैं एग्जांपल आपको ऐसे बताता हूँ। इन्वेस्टमेंट फ्रॉड आया और डिजिटल अरेस्ट के कुछ फ्रॉड मैंने इन्वेस्टिगेशन किया 40, मतलब अगर आप देखेंगे तो एक साल में 100 से ज़्यादा हमने आरोपियों को अरेस्ट किया है इंडिया के डिफरेंट स्टेट से। तो उनके अकाउंट से पैसा गया, फिर हमने कुछ केसेज में देखा कि वो पैसा ट्रांसफ़र होके BNC ऐप के जरिए क्रिप्टो करेंसी में कन्वर्ट होके बाहर की कंट्री में, हांगकॉन्ग, कंबोडिया, लाओस, यहाँ शिफ्ट हो गया। ऐसी स्थिति में इट इज़ वेरी डिफिकल्ट फॉर द लॉ एनफोर्समेंट एजेंसी कि उसको रिकवर करना, पैसे को रिकवर करना। तो फिर क्या स्थिति बनती है? बैक टू द बेसिक, कि अवेयरनेस क्रिएट करें लोगों में, क्योंकि पैसा बाहर ट्रांसफर हो रहा है। कहाँ पकड़ेंगे आप? यहाँ पकड़ोगे म्यूल अकाउंट होल्डर को पकड़ोगे कि अकाउंट किसके नाम से था, सिम किसके नाम से थी, बात ज़्यादा से ज़्यादा बीच में एजेंट को पकड़ोगे जिसने वो अकाउंट आपसे लेके दूसरे को पहुँचाया, उसको पकड़ोगे। ज़्यादा से ज़्यादा तीसरा कॉल सेंटर भी मिल सकता है जो कॉलिंग कर रहा है। बट अल्टीमेटली ये फाइनेंशियल फ्रॉड है जिसमें कि व्यक्ति को उसका पैसा वापस चाहिए और वो पैसा कहीं ना कहीं कन्वर्ट हो रहा है। तो ऐसी स्थिति में इट्स अ बिगेस्ट चैलेंज और अवेयरनेस इज द ओनली की। सर नॉर्मल पुलिस और क्राइम ब्रांच, इनमें क्या डिफरेंसेस है? देखिए, क्राइम ब्रांच को इसलिए बड़े शहरों में होती है, अगर आप देखेंगे तो इंदौर, भोपाल, ग्वालियर, जबलपुर में ही है क्राइम ब्रांच। और क्राइम ब्रांच का सेटअप इसलिए किया जाता है बड़े शहरों में क्योंकि किसी भी न्यूज़ की सेंसिटिविटी ज़्यादा होती है, किसी भी केस की सेंसिटिविटी ज़्यादा होती है। कोई ऐसे केस, सेंसेशनल केस, कोई मर्डर हो जाए, कोई रेप की ऐसी घटना हो जाए, तो ऐसे में एक स्पेशलाइज्ड टीम चाहिए जो लगातार, क्योंकि थानों पे कई काम होते हैं, लॉ एंड ऑर्डर ड्यूटी, VIP ड्यूटी, और उनको नाइट पेट्रोलिंग एंड ऑल सारी चीज़ें रहती। तो ऐसी स्थिति में एक स्पेशलाइज्ड ब्रांच हो जो कि सेंसेशनल ऑर्गेनाइज क्राइम के अगेंस्ट काम करे। क्योंकि अगर थाने में जैसे पिस्टल पकड़े तो 2 दिन में पिस्टल पकड़े, फिर अगले दिन दूसरे काम पे लग गए। लेकिन अगर क्राइम ब्रांच पकड़ती है तो उस पर ट्रेल तक जाती है कि किसने लिए, कहाँ से लेकर आए। तो ऑर्गेनाइज क्राइम पर काम करने का दायित्व रहता है, सेंसेशनल क्राइम पर काम करने का दायित्व रहता है। इसलिए क्राइम ब्रांच में जनरली अच्छे लोग जो थोड़े से एक्टिव होते हैं उनको भेजा जाता है, जिससे कि मजबूत क्राइम ब्रांच हो सके। सर जिस हिसाब से आपने अपना रोल बताया क्राइम ब्रांच का, काफ़ी हाई प्रेशर वाला रोल होता है, और इसी को मैनेज करते हुए आप अपनी पर्सनल लाइफ और हेल्थ को कैसे मेंटेन करते हैं? देखिए, आपकी प्रायोरिटी होती है, अगर आपका पैशन है काम करने में तो वो चीज़ें काफ़ी पीछे रह जाती हैं, मतलब दिमाग में आती नहीं है। बाकी फैमिली सपोर्ट रहता है तो आप अच्छे से मेहनत कर पाते हैं। तो मेरे ख्याल से इट्स फाइन। सर फैमिली सपोर्ट की अगर बात करें तो जैसे आपकी ड्यूटी ऑलमोस्ट बाहर रहती होगी, घर पे आप कम टाइम थोड़ा दे पाते होंगे। गवर्नमेंट क्या क्या फैसिलिटीज़ आपको प्रोवाइड करती है जिससे कि एक आम जनता और आप में आपको लगता है कि नहीं यार ये ज़्यादा बेटर है क्योंकि यहाँ पे सारी फैसिलिटीज़ मिलती है? क्या डिफरेंस है? देखिए, ऑलवेज अगर आप जो सोचते हैं, अगर आपको गवर्नमेंट जॉब में जाना है तो आप गवर्नमेंट जॉब में जा सकते हैं, आप प्राइवेट जॉब में जाना चाहते हैं प्राइवेट जॉब में जा सकते हैं। बेसिकली ये आपकी प्रायोरिटी पर डिपेंड है कि आप क्या प्रायोरिटाइज करते हैं लाइफ में। मेरे विचार से मैं पुलिस में आया हूँ तो मुझे लगता है कि मैं पुलिस में अगर नहीं होता तो और कहीं भी जाता तो इतने अच्छे से नहीं कर पाता। तो मुझे काफ़ी खुशी होती है कि मैं पुलिस डिपार्टमेंट में हूँ और मैं अच्छे से काम कर पा रहा हूँ, लोगों की मदद कर पा रहा हूँ, और कहीं ना कहीं एक रिकॉग्निशन है। आपको इन गवर्नमेंट जॉब में अगर आप काम करते हो तो आपकी एक रिकॉग्निशन होती है, आपका एक फेस होता है, और इसमें ग्लैमर काफ़ी एसोसिएटेड है इसमें। और इसके अलावा सेटिस्फेक्शन होता है, वर्क सेटिस्फेक्शन। इन दी एंड आप जो अपने जीवन में काम करते हो, काम करने के बाद इन दी एंड एक ही चीज़ आपको सेटिस्फाइड करेगी, दैट इज़ वर्क। अगर आपको वर्क सेटिस्फेक्शन नहीं है, इट मीन्स आप उस काम के लिए नहीं बने हो जो काम अभी कर रहे हो। फिर आपको काम सर्च करते रहना चाहिए जब तक कि आपको वो काम नहीं मिल जाए जिसको आप वाकई करना पसंद करते हो। सर क्या सैलरी होती होगी मिनिमम अगर कोई स्टार्ट करना चाहते हैं अपनी? गुड सैलरी, मतलब अगर आप मान के चलें 50,000 स्टार्टिंग सैलरी है DSP में अगर कोई सिलेक्ट होता है, फिर देन धीमे धीमे बढ़ती चली जाती है। मेरी लगभग 170 के आसपास है, चूँकि 20 ईयर्स, मोर देन 20 ईयर्स जॉब हो गई है, तो इसलिए ठीक है, इट्स अ गुड। मेरे ख्याल से फैसिलिटीज आर क्वाइट गुड, बट फैसिलिटीज पॉइंट ऑफ व्यू से ना सोचते हुए सेंस ऑफ सर्विस से अगर आप काम करेंगे तो आपको बहुत मज़ा आने वाला है। क्योंकि कई लोग सोचते हैं मैं किसी की मदद करूं, बट वो उस लायक नहीं होते।
तो ईश्वर अगर आपको लायक बनाता है कि आप उस जगह बैठे हो जहाँ हजारों लोगों की आंखें हैं जो आपसे मदद की ओर देख रही हैं, तो ऐसी स्थिति में यू आर वेरी फॉर्चुनेट। तो आप में ये सेंस होना चाहिए सर्विस का। तो मुझे लगता है कि मैं बहुत खुश होता हूँ कि अगर इसमें नहीं होता तो फिर मैं बोरिंग मोनोटोनस टाइप हो जाता, लेकिन दिस इज़ ए वेरी गुड जॉब। पुलिस का आप कितना सेटिस्फेक्शन देते हो। डर सबसे बड़ी समस्या होती है, सबसे बड़ी कमजोरी डर होता है व्यक्ति का, और डर पर ही प्राप्त करते हैं, उसी को निर्वाण मिलता है। डर पर अगर आपने कंट्रोल कर लिया, उस डर को आप कहीं ना कहीं व्यक्ति के दूर करते हैं। पुलिस में डर होता है ना, सब एक्टिविटीज, ये चोरी, लूट, डकैती, मर्डर, मारपीट, ये सब तो भय होता है। उस भय को आप लोगों को दूर करने की कोशिश करते हैं। दिस इज द बिगेस्ट सेटिस्फैक्शन। सर, हर साल एक गवर्नमेंट गुंडा अभियान चलाती है, उस समय पे सारे गुंडे अंदर हो जाते हैं, फिर वापस बाहर हो जाते हैं, तो ये नहीं, ये टैक्टिक्स रहती हैं एक्चुअली में। क्या होता है कि एरिया डोमिनेट करने के लिए क्या होता है, लगातार कई ड्यूटियों में रहते हैं। फिर लगता है कि अगर थोड़ा सा अभियान चलाया जाए, जिससे कि क्या होगा, अभियान चलने से साइकोलॉजिकल इम्पैक्ट भी बढ़ता है, प्लस वारंट्स वगैरह जो होते हैं, जो पेंडिंग होते हैं, वो इस बहाने, क्योंकि आप संभव नहीं है लगातार उसी काम को करते रहे, क्योंकि डिफरेंट मल्टी फैक्टर्स रहते हैं। आपको आज सपोज करो 2 दिन VIP ड्यूटी आ गई, सपोज करो 4 दिन कोई लॉ एंड ऑर्डर है, सपोज करो 7 दिन लगातार वो निकल रही हैं, वो उनकी जो जुलूस निकल रहे हैं लगातार, वो माता के जुलूस है या इनके जुलूस है या मुहर्रम का जुलूस है, तो इनमें व्यस्त हो आप। फिर जैसे ही आप फ्री होते हो तो फिर बैक टू द बेसिक्स पर आते हैं कि आपके वारंट पेंडिंग है, आपके समन्स पेंडिंग है। देन फिर आप एक अभियान चलाकर वो सारी जो कमी हो जाती है, जो गैप रह जाता है, उस गैप को कवर करने की कोशिश करते हैं। कुछ आरोपी पेंडिंग है, चूँकि जुलूस में लगे रहे तो केसेज रजिस्टर्ड होते गए, लेकिन आरोपी नहीं पकड़ पाए। तो इस तरह के जो अभियान चलाए जाते हैं, इससे उस गैप को, जो काम नहीं कर पाए थे, दूसरी प्रायोरिटी थी, उसको शिफ्ट करके अभियान से उसको रिकवर किया जाता है। सर, एक हाई पोजीशन पुलिस ऑफिसर के ऊपर पॉलिटिकली कितना प्रेशर होता है? देखिए, मेरे ख्याल से तो नहीं होता। मैंने अपनी लाइफ में देखा है, पॉलिटिशियंस भी अगर फ़ोन करते हैं, क्योंकि वो जनता ने उनको वोट दिया है, वो उनको रिप्रेजेंट करते हैं, तो उनसे उनकी एक्सपेक्टेशन रहती है। तो वो फ़ोन करके बोलते हैं कोई मेरे पास आया है, ये कह रहा है इसका दोष नहीं है, तो वो ये कहते हैं कि इसका दोष नहीं है, आप इसकी जांच करा लीजिए, अगर जांच में पाया तो करना, अगर निर्दोष है तो इसको छोड़ देना। तो वो भी एक जेन्युइन बात कहते हैं। तो ये फिल्मों में दिखाया जाता है, वैसा कुछ भी नहीं है, वैसा कुछ भी नहीं है। और आप यू हैव टू डिसाइड, आपको डिसाइड करना है। अगर जेन्युइन कोई बात होती है और वो लोग बोलते हैं, कोई बोलते हैं कि उसका पासपोर्ट पड़ा हुआ है, तो इट्स द वर्क ऑफ थाने लेवल पर उसका वेरिफिकेशन करना जरूरी है, उसको जल्दी करिए। तो केवल एक यही इस तरह के फ़ोन्स आते हैं, इस तरह के कॉल्स आते हैं, बाकी कोई ऐसा प्रेशर नहीं होता। सो अगर किसी के साथ सर साइबर क्राइम हो जाए, या अगर कोई ऐसा व्यक्ति फंस जाए इस चीज़ में, तो सबसे पहले उसको क्या करना चाहिए? सबसे पहले उनको इमीडिएटली 1930 पे कंप्लेंट करनी चाहिए। 1930 नेशनल साइबर हेल्पलाइन नंबर है। इसमें जैसे ही आप कंप्लेंट करेंगे, अगले 15 to 20 मिनट्स में वो अकाउंट जिनमें आपका पैसा गया है वो होल्ड ऑफ फ्री हो जाएंगे। तो हो सकता है आपको पैसे वापस मिलने की संभावना रहेगी। कई बार ट्रैफिक ज़्यादा होता है 1930 पे, नहीं व्यस्त हो रहा है, तत्काल आप ऑनलाइन रिपोर्टिंग पोर्टल है नेशनल साइबर हेल्पलाइन, वो नेशनल साइबर क्राइम का, दैट इज www.cybercrime.gov.in। ये ऑनलाइन रिपोर्टिंग पोर्टल है। आप घर बैठे बैठे इस पोर्टल के माध्यम से रिपोर्टिंग कर सकते हैं। इंदौर क्राइम ब्रांच ने साइबर हेल्पलाइन नंबर जारी किया है इंदौर के विक्टिम के लिए, 7049124445। आप इस नंबर के माध्यम से भी कंप्लेंट कर सकते हैं। तो ये वो प्लेटफॉर्म्स अवेलेबल हैं जिसके माध्यम से आप कंप्लेंट कर सकते हैं। इसके अलावा कई नंबर्स ऐसे आते हैं जो आपको कॉल करते हैं, लेकिन फ्रॉड करने की कोशिश करते हैं, लेकिन फ्रॉड हो नहीं पाता, अटेम्प्ट किया है। ऐसे में उनका एक चच्चू पोर्टल है, चच्चू पोर्टल में आप कंप्लेंट कर सकते हैं। ये sancharsaathi.gov.in संचार साथी वेबसाइट है, उसका एक पोर्टल है, ये चच्चू पोर्टल। आप इस पर कंप्लेंट कर सकते हैं कि अगर आपके साथ अटेम्प्ट हुआ होगा, तो वो नंबर्स के रिकॉर्ड में चले जाते हैं और कहीं ना कहीं फिर उन पर कार्रवाई होती रहती है, वो सिम ब्लॉक हो जाती है या फिर IMEI ब्लॉक हो जाती है। तो इस तरह प्लेटफॉर्म्स अवेलेबल हैं जिसके माध्यम से हम अपनी कंप्लेंट को रजिस्टर करा सकते हैं। सर, किसी बच्चे को अगर IPS बनने की चाह है कि यार मुझे ये बनना है बड़ा होके, तो सबसे पहले वो ऑनलाइन गूगल पे देखेगा, बच्चों से पूछेगा, फ्रेंड से पूछेगा कि कौन सी कोचिंग जाऊँ। तो कोचिंगों की तो आप देखते हैं कि इतनी भरमार है और बहुत बच्चा कंफ्यूज रहता है क्या करना चाहिए, तो उनके लिए आपका क्या गाइडेंस रहेगा? देखिए, अगर आपने डिसाइड किया है, अगर आपने अपना रास्ता चुन लिया है, तो मंजिल मिल जाएगी।
और आप कोई भी एक कोचिंग पकड़ के, कोई भी एक कोचिंग होगी, चूँकि आपको एक गाइडेंस की ज़रूरत होती है। कोचिंग से एक ये फ़ायदा होता है कि आप डिसिप्लिन्ड हो जाते हैं, सिंसियर हो जाते हैं कि अब 3 दिन बाद टेस्ट पेपर है, तो वो उन्हीं का हेडेक रहता है कि वो टेस्ट पेपर तैयार करके देते हैं। अब आप करंट इवेंट्स कहाँ से ढूंढेंगे, वो खुद ही करंट इवेंट्स का पोर्शन आपको तैयार करके दे देंगे। तो एक फ़ायदा रहता है कि स्टडी मटेरियल उनसे मिल जाता है, वो हमें हमारा रूटीन बांध देते हैं, हमारे एग्जाम्स समय समय पर होते हैं। दूसरा, जो टेस्ट पेपर्स होते हैं उससे हम ये भी पता लगा लेते हैं कि हम वेयर वी स्टैंड, क्योंकि स्टूडेंट्स के बीच ही वो टेस्ट पेपर्स होते हैं, तो कहीं ना कहीं हमारी कौन सी रैंक आ रही है, तो वो कहीं ना वेयर वी स्टैंड, हम इन इतने लोगों में कहाँ पहुँच रहे हैं, तो वो इम्पोर्टेंट है। कोचिंग, एक कोई भी कोचिंग पकड़ के उस पर ट्रस्ट करते हुए सोचे, 3-4 कोचिंग देख लें, उसमें से डिसाइड करें। बहुत सोचें डिसाइड करने से पहले, जब एक बार डिसाइड कर लिया फिर बिल्कुल नहीं सोचें, फिर अविश्वास नहीं। जब एक बार निर्णय ले लिया फिर अपने निर्णय में संदेह करना उचित नहीं है, क्योंकि ये आप ही का निर्णय है बस। फिर आप जिस तरह पत्थर में भी अगर आपने सोच लिया कि ईश्वर है, तो आप उस पर विश्वास करेंगे तो उसमें भी ईश्वर कहीं ना कहीं आभास होने लगता है। ठीक उसी प्रकार अगर आपने सोच लिया कि यस मैं इस कोचिंग से करनी है, अब उस पर अविश्वास ना करें, आप उस पर अपने आगे बढ़ते चले जाएं, आपको 100% सफलता मिलेगी। बस सफलता का एक ही सूत्र जो मैंने शुरू में बताया आपको, देयर इज नो सब्स्टिट्यूट ऑफ हार्ड वर्क, और फोकस्ड रहना होगा, प्रायोरिटी चेंज करनी होगी, कई नावों में पैर नहीं रखना होगा, टारगेट एक ही रखना है, फिर टारगेट को अचीव करना है, फोकस्ड रहना होगा। सर, जो बच्चा फाइनेंशियली सक्षम ना हो और उसको अगर आईपीएस बनना है तो उसके लिए क्या? कोई फर्क नहीं पड़ता। सिविल सर्विसेज में अगर आपको कुछ बनना है तो आप देखते तो हर साल कई लोग ऐसे बच्चे जो सिलेक्ट होते हैं, जो कहीं ना कहीं से भी स्टडी मटेरियल मिल जाएगा। आप कोचिंग के पैसे नहीं है मत पढ़िए, कोचिंग स्टडी मटेरियल ले लीजिए, टेस्ट पेपर ऑनलाइन होते हैं, पुराने पेपर्स होते हैं, आप इसके माध्यम से आप कर सकते हैं। तो ऐसा कुछ नहीं है, जहाँ चाह वहाँ रहा। जहाँ सर्कमस्टेंसेज पर हम जाते हैं, हम सर्कमस्टेंसेज पर तब जाते हैं जब हम बहाने बनाने होते हैं, अरे यार मेरे साथ ऐसा, और अरे यार मैं गरीब हूँ, अरे यार मेरे पास वो नोट्स नहीं, अरे यार गलती होगी मैंने ये कोचिंग लगा ली, अरे यार वो तो क्या इंग्लिश मीडियम है, वो तो मैं हिंदी मीडियम की वजह से दिक्कत आ गई, अरे यार मेरा बेसिक कमजोर है, अगर शुरू में अच्छे स्कूलों में माता पिता ने पढ़ाया होता। ये सब बेकार की बात है। ये सब हम अपने आप को सर्कमस्टेंसेज ढूंढते हैं, इनका कोई अर्थ नहीं है। जब जागो तभी सवेरा। जिस दिन आपने डिसाइड कर लिया उस दिन से आपका जीवन शुरू होता है। जिस दिन से मैंने शुरू किया कि अगर मुझे यहाँ सिलेक्ट होना है, उस दिन से आपकी काउंटिंग शुरू होगी। आप मेहनत करिए, टारगेट रखिए, इधर उधर मत देखिए, फोकस इज द अल्टीमेट की। फोकस अगर रहेंगे, दुनिया की कोई ताकत नहीं है। सर, यूपी और बिहार से सबसे ज़्यादा ऑफिसर्स निकलते हैं, तो इसका क्या रीज़न है? ऐसा नहीं है, एक्चुअली में पॉपुलेशन एक तो ठीक ठाक है, पॉपुलेशन ज़्यादा है, ठीक ठाक है पॉपुलेशन, लोग लगे रहते हैं, मेहनत करते हैं, डेडिकेट। ऐसा कुछ भी नहीं है कि वहाँ से निकलते होंगे, तो इस वजह से एमपी से भी निकलते हैं। तो ये तो मतलब कहीं से भी निकल सकते हैं, गांव से भी निकलते हैं, छोटे शहर से भी निकलते हैं, बड़े शहर से भी निकलते हैं। तो वो इसका कोई क्राइटेरिया नहीं है, डिपेंड ऑन पर्सन टू पर्सन। सर, जैसे इजराइल में कहते हैं कि अगर कॉलेज करना है तो उसके पहले 3 साल आपको आर्मी में सर्व करना होगा, तो ऐसा इंडिया में क्यों नहीं है? और आपको क्या लगता है आपके पर्सनल पॉइंट ऑफ व्यू से कि ऐसा होना चाहिए इंडिया में भी? एक इंडिपेंडेंट राय दूँ तो मेरे विचार से ये जरूरी नहीं है। हम किसी पर, देखिए वहाँ की पॉपुलेशन और अपनी पॉपुलेशन बड़ा फर्क है, और यहाँ पर आप ये कह रहे हो 3 साल सर्व करना जरूरी है। इजराइल के लोगों को आप कह रहे हो, इंडिया में तो बेचारे तैयार हैं करने के लिए, जॉब तो निकले, भर्ती होती है, आप देखो ना, तो यूथ में कितनी वो है, कितने यूथ जाते हैं, कितनी भर्तियां निकलती हैं, कितनी भीड़ होती है, तो जरूरत नहीं, वो तो खुद ही चाह रहे हैं करना। दैट इज द पॉइंट। सर, देशभक्ति की सिंपल डेफिनेशन क्या है आपके हिसाब से? पेट्रियोटिक हमें होना ही चाहिए। हम जिस कंट्री में रहते हैं, जिस भूमि पर रहते हैं, जो हमारी जन्मभूमि होती है, जो हमारी कर्म भूमि होती है, जिस देश के हम होते हैं, उस देश के संविधान के साथ, उस देश के जो मोरल गाइडलाइंस हैं, जो चलाने के लिए डायरेक्टिव प्रिंसिपल स्टेट पॉलिसी होती है, जैसे जो ऐसे जो मोरल गाइडलाइंस होती हैं जो देश को चलाने के लिए आवश्यक होती हैं, उनमें फेथ रखना, अपने कॉन्स्टिट्यूशन में फेथ रखना, ये मैं समझता हूँ देशभक्ति। आजकल के यूथ सबसे ज़्यादा कौन से क्राइम में इन्वॉल्व हो रहे हैं आपके हिसाब से? देखिए, यूथ की जो डायरेक्शन है वो कहीं ना कहीं सिंपल, फ्री और इजी मनी के लिए टारगेट करते हैं। वो इजी मनी आ जाए, बहुत जल्दी से पैसा मिल जाए, उसके लिए कोशिश करते हैं, जल्दी से सफलता मिल जाए। ये थोड़ा सा अभी इस वजह से स्कैम और ज़्यादा बढ़े हैं। जॉब चाहिए तो फोकस किस पर हो गया? गोल पर। जॉब, अच्छी जॉब मिल रही है तो फोकस अच्छी जॉब पे हो गया, उसकी प्रोसेस भूल गए, वेरिफिकेशन प्रोसेस। तो कहीं ना कहीं फ्री और इजी मनी में यूथ टारगेट कर रहा है। मेरे मत में
कड़ी मेहनत के सिवा कोई भी रास्ता नहीं है। देयर इज नथिंग फ्री और इजी इन लाइफ। आप जितनी मेहनत करोगे उतना परिणाम मिलता है। स्वयं पर भरोसा रखो। देखिए, आप ये मान के चलिए, किसी भी व्यक्ति का अगर जन्म होता है, अगर वो अस्तित्व में आया है तो कहीं ना कहीं उस अस्तित्व के लिए उसका उद्देश्य होगा। स्वयं को पहचानेगा तो उसको उसका उद्देश्य समझ में आ जाएगा, और उद्देश्य समझ में आ जाएगा तो ये गोल अचीव करना बहुत सिंपल है। सबसे पहले वो स्वयं को पहचानने की ज़रूरत है और एकाग्रचित होने की ज़रूरत है, फोकस्ड होने की ज़रूरत है। एक बार वो फोकस्ड हो जाएगा तो प्रायोरिटी तुरंत ही फिक्स हो जाएंगी और निश्चित रूप से अपने टारगेट को अचीव कर लेगा। सर, जब से डिजिटल दुनिया बढ़ी है तब से मैंने देखा है कि छोटे छोटे जो सब्जी वाले हो गए, दुकान वाले हो गए, इनके आपने देखा होगा बार कोड के ऊपर कोई और अपना बार कोड चिपका के चले जाता था, और वो पता चलता था 15-20 दिन बाद दुकान वाले को कि पैसा तो कुछ आया ही नहीं है 15 दिन का। तो ऐसे स्कैम्स आपके नज़र में कितने आए और इसका कुछ सॉल्यूशन मिला है? चेक आए थे इंदौर में, बट सोल्यूशन बहुत सिंपल है। डेली बार कोड को चेक कर, जैसे आप अगरबत्ती लगाते हैं ना, जैसे दुकान खोलते हैं, ऐसे ही बार कोड को चेक कर ले कि आपके नाम से है नहीं, दूसरे के नाम से। और आप दूसरा एक वो साउंड बॉक्स आता है, वो उसमें आता है ना कि 1000 रिसीप्ट, तो कम से कम आपको पता चलता है कि आप रिसीप्ट कर पा रहे हो। तो ऐसी स्थिति में आप ये कर सकते हैं डेली। और कई लोग दुकान के बाहर लगा देते हैं, तो मेरा ये कहना है दुकान के अंदर लगा ले उसको। और अंदर ना लगाए तो दुकान की इस तरह लगा ले, जब दुकान का शटर बंद हो तो कम से कम बारकोड अंदर रहेगा, कोई रात में लगा के ना चला जाए। सही बात है सर। सर, एक लास्ट मेरा क्वेश्चन आपसे रहेगा मीडिया को लेकर। फेक न्यूज़ जो है बहुत बड़ा प्रॉब्लम है आज की तारीख में, और फेक न्यूज़ व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी हो गई, लोग सिर्फ उसकी मैसेज को देखकर ही उसको मान लेते हैं और उसकी वजह से कम्युनल कई बार डिजास्टर्स हो जाता है, कहीं ना कहीं इश्यूज हो जाते हैं। तो इसको लेकर कैसे कंट्रोल करती है क्राइम ब्रांच? सोशल मीडिया मॉनिटरिंग सेल है हमारी, जिसमें सोशल मीडिया में कई लोग केक काटते हैं चाकू से, कई लोग पिस्टल से उसको कैंडल को उड़ाते हैं। केक में हमारी सोशल मीडिया मॉनिटरिंग सेल है। कई लोग वेपन्स के साथ फोटो खिंचाते हैं, उन सबको हम अरेस्ट करते हैं, उनके खिलाफ कार्रवाई करते हैं वैधानिक। तो हमारी सोशल मीडिया मॉनिटरिंग सेल है जो कि सोशल मीडिया पर मॉनिटर ये इन सारी एक्टिविटीज़ को करती है। वैसे भी इस पॉडकास्ट के माध्यम से मैं ये कहना चाहूँगा कि सोशल मीडिया पर जो न्यूज़ होती है वो ज़रूरी नहीं है कि वो सही हो। वो बहुत संदेहास्पद न्यूज़ें होती है सोशल मीडिया पर, थोड़ा सा सोच समझ कर ही उन पर विश्वास करना चाहिए, उसको पहले वेरीफाइड कर लेना चाहिए। इसलिए फोकस हमेशा प्रिंट मीडिया, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया जो दिखाता है वो कहीं ना कहीं वेरीफाइड करके चीज़ों को दिखाता है। आप सोशल मीडिया में कोई एक फेक न्यूज़ वायरल होती है, कहीं ना कहीं फिर आप भी किसी ग्रुप के एडमिन हो, आप वायरल करते हो, कहीं कोई इंसिडेंट होता है तो आप भी टारगेट बनते हैं। तो मेरे विचार से किसी भी न्यूज़ को फॉरवर्ड करने से पहले, किसी भी मैसेज को फॉरवर्ड करने से पहले उसकी वेरिफिकेशन कर लें। अदरवाइज आप कॉपी पेस्ट फॉरवर्ड और कहीं ना कहीं पता चला एक केस रजिस्टर्ड हो गया, जिन जिन लोगों ने फॉरवर्ड किया है उस फॉरवर्ड करना, उसको ट्रांसमिट करना भी एक क्राइम है, तो पता चला कि वो भी क्राइम में आ गए। क्या बात है सर, बहुत मज़ा आया सर आपसे बात करके, और इतने सारे क्वेश्चंस जो लोगों के भी थे, हमारी ऑडियंस के थे, आपने सभी क्लियर करे, और इस पॉडकास्ट के माध्यम से उन लोगों को बहुत हेल्प मिलेगी कैसे क्राइम ब्रांच से कनेक्ट होना है, कैसे अपनी प्रॉब्लम को रिपोर्ट करना है और कैसे उसका सॉल्यूशन पाना है। सर, थैंक यू सो मच सर, थैंक यू सो मच आप इस पॉडकास्ट में आए।